स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एंटीजन। तो ये जो एंटीजन्स होते हैं इनको हम एंटीबॉडी का जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं? वो इसलिए कि मान लो कि कोई फॉरेन मॉलिक्यूल है, वो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर किया, तो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद जो हमारे इम्यून सेल्स हैं उनको ये पता चल जाता है कि इसके जो सीक्वेंसेस हैं वो हमारे होस्ट के प्रोटीन से और हमारे जो खुद के एंटीजन्स हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। और जैसे ही इम्यून सेल को ये पता चल जाता है कि ये हमारी बॉडी का प्रोटीन नहीं है, ये कोई विदेशी है, तो वो इसके खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ही वो इम्यून सेल्स इम्यून रिएक्शन जनरेट करना स्टार्ट करती हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारी बी सेल्स एक्टिवेट होती हैं और वो जो बी सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडीज को बनाने स्टार्ट कर देती हैं। तो इसीलिए ये जो एंटीजन्स होते हैं, ये जो नॉन सेल्फ एंटीजन्स होते हैं, इनको हम एंटीबॉडी जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या हमारी जो इम्यून सेल्स हैं, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या इस पूरे एंटीजन के मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करती होंगी, या फिर कुछ ऐसा छोटा सा स्पेसिफिक सा पोर्शन होता है जिसको एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करती है? तो बिल्कुल ऐसा होता है कि मान लो कि ये एक पूरा एंटीजन है, पूरा एंटीजन का मॉलिक्यूल है, तो इस पूरे एंटीजन के मॉलिक्यूल को एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। एंटीबॉडी जो रिकॉग्नाइज करती हैं वो स्पेसिफिक पोर्शन को रिकॉग्नाइज करती हैं जिनको हम बोलते हैं एपिटोप्स। ये हमारा एपिटोप नंबर 1, ये एपिटोप नंबर 2, ये एपिटोप नंबर 3। ये बात हम आगे बात करेंगे इस बारे में कि एपिटोप्स अगर किसी एंटीजन के ऊपर अलग अलग एपिटोप हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं। अगर एक ही एपिटोप की बहुत सारी कॉपीज अटैच हैं किसी एंटीजन के ऊपर तो उस एंटीजन को क्या बोलते हैं। अगर कोई एक ही एपिटोप है तो उसको हम क्या बोलते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि रिकॉग्निशन कैसे होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मान लो कि ये एंटीजन का एक पूरा मॉलिक्यूल है, तो हमारी जो एंटीबॉडी होगी इस पूरे एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, वो इन एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करती है। ये जो एपिटोप्स होते हैं ये एपिटोप्स एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट्स होते हैं। यानी मान लो कि ये हमारी एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, तो इस एंटीजन के ऊपर लगा हुआ होता है एपिटोप और इस एंटीबॉडी के ऊपर लगे हुए होते हैं पैराटोप्स। ये जो पैराटोप्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कि ये एंटीजन की बाइंडिंग साइट्स हैं और ये जो एपिटोप्स होते हैं ये होते हैं एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट। तो जैसे ही इस एंटीबॉडी का पैराटोप इस एंटीजन के एपिटोप को रिकॉग्नाइज करता है, वैसे ही बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और ये एंटीबॉडी इस पैथोजन को मार देती है। ठीक बात। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये बात पता चली कि ये जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं ये इस पूरे एंटीजन को रिकॉग्नाइज ना करके एक स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट को रिकॉग्नाइज करती हैं और उन डिटर्मिनेंट को हम एपिटोप के नाम से जानते हैं। ठीक बात कर लेते हैं कि जो एंटीजन्स होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं। कुछ एंटीजन्स हमारे मोनोवैलेंट होते हैं, कुछ मल्टीवैलेंट होते हैं और कुछ एंटीजन्स पॉलीवैलेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले मोनोवैलेंट। तो जैसा कि नाम ही दिखा रहा है, मोनो का मतलब होता है वन और वैलेंट का मतलब है यहाँ पर वैलेंसी से, मतलब कि किसी भी एंटीजन में कितने एपिटोप्स प्रेजेंट हैं। तो जो मोनोवैलेंट एंटीजन होते हैं उसमें सिर्फ एक एपिटोप प्रेजेंट होता है। तो मान लो ये हमारा मोनोवैलेंट एंटीजन है, क्योंकि अब ये मोनोवैलेंट है तो इसके ऊपर सिर्फ एक एपिटोप होगा। ठीक है। तो हमारी जो इम्यून सेल होगी वो इम्यून सेल इस एक एपिटोप को रिकॉग्नाइज करेंगी, मतलब हमारी जो बी सेल है वो इस एक एपिटोप को रिकॉग्नाइज करेंगे और रिकॉग्नाइज करने के बाद एक ही आईजीएम एंटीबॉडी बना देंगी। और वो क्योंकि यहाँ पर एक ही आईजीएम एंटीबॉडी बनी है तो वो इजीली इसको आकर के रिकॉग्नाइज कर लेगी और इस पर बाइंड कर जाएगी। तो इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं कि मान लो मेरे पास सिर्फ एक ताला है
और मैंने उस ताले को अपने मेन गेट पर लगा दिया और उस ताले की चाबी मैंने अपने बैग के अंदर रख ली। तो जब मैं वापस आऊंगी तो मैं इजीली उस चाबी को निकाल लूंगी और उस ताले को अनलॉक कर दूंगी। अब ऐसा मैं क्यों कर पाई? क्योंकि मुझे पता था कि जो ताला है वो मेरे पास एक ही है और उस ताले की एक ही चाबी है जो मैंने अपने बैग में रखी थी, और इजीली मैं फाइंड आउट करके, मतलब इजीली उसको निकाल करके उसको अनलॉक कर दूंगी। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये ताला होता लेकिन मेरे पास और बहुत सारी चाबियां होती और जो कि इस ताले की नहीं होती, तो मुझे एक एक चाबी को उस ताले में लगा करके देखना पड़ता कि पता नहीं कौन सी चाबी है। ठीक बात। तो जो हमारा एपिटोप होता है, यानी अगर किसी एंटीजन के ऊपर सिर्फ एक एपिटोप है तो बी सेल के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जो बी सेल होगी वो सिर्फ एक आईजीएम एंटीबॉडी बनाएगी और वो जो एक आईजीएम एंटीबॉडी के पैराटोप्स होंगे वो इस एपिटोप्स को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक बात। तो ये जो हमारा मोनोवेलेंट एंटीजन होता है ये बहुत ही सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है? क्योंकि इसके पास सिंगल एपिटोप प्रेजेंट होता है, और जब सिंगल एपिटोप प्रेजेंट होता है तो कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। सिंगल एपिटोप प्रेजेंट होने की वजह से ये कोई भी इम्यून कॉम्प्लेक्स जनरेट नहीं करता है। इतनी बात समझ में आई? एंटीजन है वो है हमारा मल्टीवेलेंट एंटीजन। अब ये जो मल्टीवेलेंट एंटीजन होता है ये मोनोवेलेंट एंटीजन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे? कि मान लो ये एक एंटीजन है और इस एंटीजन के ऊपर सेम एपिटोप्स, मतलब एक ही एपिटोप की बहुत सारी कॉपीज प्रेजेंट हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बी सेल्स आएंगी और बी सेल्स इस वाले, एक बी सेल आकर के इस वाले एपिटोप को रिकॉग्नाइज करेगी, दूसरे इस वाले को, तीसरे इस वाले को। क्योंकि ये एपिटोप्स बिल्कुल सेम हैं तो ये सेम एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद बी सेल्स के मोनोक्लोन्स बन जाएंगे। और वो जो मोनोक्लोन्स होंगे, क्योंकि वो मोनोक्लोन्स है मतलब वो बिल्कुल सेम बी सेल्स हैं, तो वो सेम बी सेल्स सेम तरीके के आईजीएम बना देंगी। ठीक बात। तो ये जो मल्टीवेलेंट एंटीजन होता है इसमें एक ही एपिटोप की बहुत सारी कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। ये एपिटोप नंबर 1, ये एपिटोप नंबर 2, ये एपिटोप नंबर 3। मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम एपिटोप। लेकिन क्योंकि कई सारे एपिटोप्स हैं तो उनके लिए कई सारी एंटीबॉडीज बनी हैं, तो उन एंटीबॉडीज को बाइंड करने में थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी जाती है। तो मतलब यहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वो जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जितना ज्यादा वो पॉलीवेलेंट एंटीजन के अंदर होता है। ठीक है। तो ये जेनरेट तो करता है इम्यून कॉम्प्लेक्स को, लेकिन वो जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें पॉलीवेलेंट एंटीजन की, तो मान लो कि ये हमारा एंटीजन है और ये जो एंटीजन है इसके ऊपर 3 एपिटोप्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो तीनों एपिटोप्स अलग अलग हैं। दूसरा एपिटोप और ये है तीसरा एपिटोप। ठीक है। मतलब कई सारे एपिटोप्स प्रेजेंट हैं लेकिन वो जो एपिटोप्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इस वाले एपिटोप का जो सीक्वेंस है दूसरे वाले एपिटोप से बिल्कुल अलग है और दूसरे वाले का तीसरे वाले से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक तरीके की बी सेल्स के क्लोन नहीं बनेंगे। यहाँ पर अलग अलग बी सेल्स अलग अलग तरीके की आईजीएम एंटीबॉडीज बनाएंगी। क्योंकि वो आईजीएम एंटीबॉडीज जो बनी हैं वो अलग अलग हैं, इसका मतलब
उनको देखना पड़ेगा। अब सपोज करो वो तीनों आईजीएम एंटीबॉडीज जो बी सेल्स ने बनाई हैं वो यहाँ आ गई। अब उनको देखना पड़ेगा कि मेरी जो बाइंडिंग वाली साइट है, मतलब मेरा ताला कौन सा है। तो एंटीबॉडी मतलब उसके पास जो पैराटोप है उसको मान लेते हैं चाबी, और इसको मान लेते हैं फिर से ताला। तो क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग ताले हैं, तो हमको ये लगाकर देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला ताला कौन सी वाली चाबी से खुलने वाला है। तो वैसा ही वो आईजीएम एंटीबॉडीज करती हैं। जैसे हमारी यहाँ पर 3 आईजीएम एंटीबॉडीज बनी, तो पहली जो आईजीएम एंटीबॉडी है वो यहाँ आकर के बाइंड करेगी, देखेगी कि ये मेरा ही वाला एपिटोप है या फिर ये किसी और का है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा इम्यून कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाता है, और थोड़ा नहीं, इस वाले की कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेम 3 ताले थे, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि वो सेम 3 ताले थे, तो इन तीनों ताले की जो चाबी है वो एक ही है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, सिर्फ हमको टाइम ज्यादा लग रहा है। मतलब हमने एक मेन डोर का दरवाजा खोला, फिर उसके अंदर, और फिर अपने रूम का दरवाजा खोला, तो ताले बिल्कुल सेम थे। और उन तीनों तालों की, अगर ताले सेम है तो उन तीनों तालों की एक ही चाबी होगी, मतलब एक चाबी से काम चल जाएगा। तो आसानी से हमने यहाँ पे लॉक ओपन कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना पड़ रहा है कि कौन से वाले ताले की कौन सी वाली चाबी है। तो ये देखने के लिए वैसे ही जो आईजीएम एंटीबॉडीज होती हैं, उनको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि मेरे वाला जो एपिटोप है वो कौन सा है। तो इस वजह से ये जो पॉलीवैलेंट एंटीजन होते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं एज कंपेयर टू मल्टीवैलेंट। और जो हमारा मोनोवैलेंट होता है वो जनरेट करता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक एपिटोप है, एक बी सेल आएगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी, एक आईजीएम एंटीबॉडी बनेगी, इजिली जो हमारा पैथोजन है उसको मार दिया जाएगा। ठीक बात। तो इसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगी, इसके लिए जो आईजीएम एंटीबॉडी बनेगी वो इस एपिटोप के सीक्वेंसेस को देख करके बनेगी। तो यहाँ पर 3 अलग अलग एपिटोप्स हैं जिनके 3 अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, तो उनके लिए 3 अलग अलग आईजीएम एंटीबॉडीज बनेंगी। ठीक बात। तो ये हो गए हमारे 3 एपिटोप्स, और इन 3 एपिटोप्स की 3 एंटीबॉडीज। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग एपिटोप्स होते हैं, डिफरेंट एपिटोप्स ऑन सेम एंटीजन। एक ही एंटीजन का मॉलिक्यूल था, और इस एक ही एंटीजन के ऊपर अलग अलग सीक्वेंसेस वाले 3 एपिटोप्स प्रेजेंट थे। क्योंकि इनके सीक्वेंसेस अलग थे, तो हमारी जो बी सेल्स हैं वो अलग अलग आईजीएम एंटीबॉडीज बनाएंगी, और वो जो आईजीएम एंटीबॉडीज बनी हैं, उन आईजीएम एंटीबॉडी को ये देखना पड़ेगा कि मेरे वाली बाइंडिंग साइट कौन सी है। तो वहां पर जो कॉम्प्लेक्स है, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थोड़ा सा नहीं, बल्कि हम बोलेंगे हाईली कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स, एंड इट जनरेट इम्यून कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू मल्टीवैलेंट एंटीजन। ठीक बात। अभी किसी भी इम्यून रिएक्शन को जनरेट होने के लिए हम लोगों को यहां से एक चीज तो समझ में आई है कि कोई भी इम्यून रिएक्शन अगर जनरेट होना होगा तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है कि हमारा जो मोनोवैलेंट एंटीजन है, क्योंकि उसमें एक ही एपिटोप है, तो वो कोई भी इम्यून रिएक्शन जनरेट नहीं करता है।
तो जो एंटीजन होना चाहिए वो या तो मल्टीवैलेंट होना चाहिए या फिर वो पॉलीवैलेंट होना चाहिए, और जो एंटीबॉडी होनी चाहिए वो कम से कम बाइवैलेंट होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी इम्यून रिएक्शन जनरेट होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जो आईजीएम एंटीबॉडी होती है वो आईजीएम एंटीबॉडी तो डेकावैलेंट होती है, मतलब उसके पास तो 10 एपिटोप की साइट होती हैं, ठीक है, उसके पास 10 साइट्स होती हैं। तो वहां पर क्योंकि वो डेकावैलेंट है तो वहां पर जो इम्यून रिएक्शन जनरेट होगा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो अगर हम इम्यून रिएक्शन की बात करें, फॉर इम्यून रिएक्शन टू अकर, इम्यून रिएक्शन को होने के लिए फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड। और वो जो 2 क्राइटेरिया हैं वो कौन कौन से होने चाहिए कि हमारा जो एंटीजन है, पहला होना चाहिए कि जो हमारा एंटीजन है वो या तो मल्टीवैलेंट हो या फिर वो पॉलीवैलेंट हो, और दूसरा जो एंटीबॉडी हो दैट शुड बी बाइवैलेंट, मतलब उसके पास 2 एंटीजन की बाइंडिंग साइट्स होनी चाहिए। एंटीबॉडी शुड बी बाइवैलेंट, मतलब 2 एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट्स, 2 एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स। और जैसा कि हमको पता है कि जो आईजीएम एंटीबॉडी होती है वो डेकावैलेंट होती है, उसके पास 10 साइट्स होती हैं, तो वहां पर जो इम्यून रिएक्शन जनरेट होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये जो हम इम्यून रिएक्शन की बात करते हैं ये मेनली 2 तरीके के इम्यून रिएक्शन देखने को हमें मिलते हैं। पहला इम्यून रिएक्शन जो होता है वो प्रेसिपिटेशन होता है और दूसरा एग्लूटिनेशन होता है। एग्लूटिनेशन में क्लम्प्स बनने लगते हैं और जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं क्योंकि वहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही सॉल्युबल होती हैं। करेक्ट। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं ये क्या होती हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं। क्योंकि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं वो मोनोक्लोन्स फॉर्म कर देती हैं बी सेल्स के, तो जब मोनोक्लोन्स फॉर्म हो जाते हैं बी सेल्स के तो एक ही तरीके की आईजीएम एंटीबॉडीज बनती हैं। लेकिन दूसरे केस की बात करें जहां पर हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज को देखें तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्योंकि अलग अलग बी सेल अलग अलग एपिटोप को जाकर के रिकॉग्नाइज करती है तो वहां पर जो आईजीएम एंटीबॉडीज बनती हैं वो भी बिल्कुल अलग होती हैं। तो देखते हैं कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक एंटीजन है जिसका नाम है ए, पहला केस है जिसमें हम लोगों के पास एंटीजन ए है, और ये जो एंटीजन ए है ये एंटीजन ए है, और इस एंटीजन ए के पास 3 एपिटोप्स हैं, लेकिन ये तीनों ही एपिटोप्स सेम हैं, मतलब एक ही एपिटोप्स की अलग अलग 3 कॉपीज हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारी बी सेल होगी वो इन एपिटोप्स को, इन 3 एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करेगी, नंबर 1, नंबर 2 एंड 3। तो जो बी सेल्स होंगी वो इन 3 एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करेंगी, और जैसे ही वो इन 3 एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करेंगी तो बी सेल्स के मोनोक्लोन्स बन जाएंगे। बी सेल्स एक्टिवेट होंगी और उन बी सेल्स के मोनोक्लोन्स बन जाएंगे।
और ये जो बी सेल्स हैं ये एंड में हमारी आईजीएम एंटीबॉडीज बनाएंगी, और ये जो आईजीएम एंटीबॉडीज होंगी ये जा करके इन एपिटोप्स पे बाइंड कर जाएंगी। क्योंकि ये एपिटोप्स बिल्कुल सेम थे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी वाली आईजीएम एंटीबॉडी कौन से वाले एपिटोप पे जाके बाइंड कर रही है। क्यों? क्योंकि इन तीनों एपिटोप्स के जो सीक्वेंस हैं वो बिल्कुल सेम है, तो इनके लिए जो चाबी लगेगी यानी जो आईजीएम एंटीबॉडीज होंगी वो भी बिल्कुल सेम होंगी। ठीक बात? तो आईजीएम एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। तो ये जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं वो सिंगल बी सेल क्लोन से बनती हैं। यानी जो हमारी आईजीएम जो हमारी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं ये एक सिंगल बी सेल के क्लोन से बनती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी की, मान लो हमारे पास एक एंटीजन है जिसका नाम हमने रखा बी, और वो एंटीजन के पास 3 एपिटोप्स हैं, लेकिन वो तीनों एपिटोप्स बिल्कुल अलग अलग हैं। मतलब उन तीनों के जो सीक्वेंसेस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। ये एक एंटीजन है और इस एंटीजन के ऊपर 3 एपिटोप्स लगे हुए हैं। एपिटोप नंबर 1, एपिटोप नंबर 2 एंड एपिटोप नंबर 3। तो 3 अलग अलग एंटीजन, 3 डिफरेंट एपिटोप्स ऑन सेम एंटीजन। एक ही एंटीजन के ऊपर 3 अलग अलग एपिटोप्स हैं। तो अब क्या होगा? तो इस केस में एक तरीके की यानी मोनोक्लोनल बी सेल्स एक्टिवेट ना हो करके यहां पर 3 अलग अलग बी सेल्स एक्टिवेट होंगी, और जब 3 अलग अलग बी सेल्स होंगी तो वो 3 अलग अलग बी सेल्स अलग अलग आईजीएम एंटीबॉडीज को बनाएंगी। मतलब हर ताले की एक अलग चाबी होगी और उस चाबी को फाइंड आउट करना होगा कि मेरा वाला ताला कौन सा है। इसी वजह से यहाँ पर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कहलाती हैं। तो इस केस में क्या होगा? 3 अलग अलग 3 डिफरेंट बी सेल्स आर एक्टिवेटेड। 3 अलग अलग बी सेल्स एक्टिवेट होंगी, और जो 3 अलग अलग बी सेल्स एक्टिवेट हो रही हैं वो हर एपिटोप के लिए एक अलग आईजीएम एंटीबॉडीज को बनाएंगे। अलग अलग आईजीएम एंटीबॉडी बनेंगी अलग अलग एपिटोप के लिए अगेंस्ट डिफरेंट एपिटोप। ठीक है? तो यहां पर फाइनली जो एंटीबॉडीज बनी हैं वो अलग अलग एंटीबॉडीज बनी हैं, क्योंकि यहां पर जो एपिटोप्स थे वो अलग अलग थे। तो इसीलिए इन एंटीबॉडीज को हम लोग बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये हो गई हमारी मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज में हमने देखा कि मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज बनते हैं, यानी अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज बनती हैं क्योंकि अलग अलग एपिटोप्स थे। एक सिंगल एंटीजन के ऊपर अलग अलग एपिटोप्स के लिए अगर अलग अलग एंटीबॉडीज बनती हैं तो उनको हम बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में बी सेल्स के मोनोक्लोन बनते हैं, और वो बी सेल्स के जो मोनोक्लोन होते हैं वो एक ही तरीके की आईजीएम एंटीबॉडी को बना देते हैं, और वो आईजीएम एंटीबॉडी जा करके अपने एपिटोप पे बाइंड कर जाती है। इम्यून रिएक्शन जनरेट होता है, अल्टीमेटली पैथोजन को मार दिया जाता है।